नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी, लेकिन अब की बार मुझे ऐसा लगता है कि कुमार विश्वास ने अपनी सीमा लांघी है। उत्तर प्रदेश में वो फंक्शन था, वहाँ पर बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ भी थे, राजनाथ सिंह भी थे, प्रधानमंत्री ने भी बाद में आना था। वहाँ पर चापलूसी के चक्कर में जिन शब्दों का इस्तेमाल कुमार विश्वास ने गांधी परिवार के लिए किया है ना, वो बहुत शर्मिंदा करने वाले थे। मैं अपने मुंह से नहीं बोल पाऊंगा वो शब्द, आप खुद सुनिए। और ये लोग तो इतने तेज है कि उन्होंने कांग्रेस कार्यालय के बाहर उनका एक पुरखा बिठा रखा था, सरदार पटेल, उसे उठा लाए। बोले क्योंकि अब हमसे बोले कि पटेल तो हमारा था। मैंने कहा तुमने बोला ही नहीं, तुम तो अपने नाना जी, पापा जी, मम्मी जी, चाची जी में लगे रहे। पटेल बाहर बैठे थे तो ले गए उठा के। और मैं तो इनसे कहता हूं, हमारे आदरणीय भूपेंद्र जी बैठे हैं, ये सब वैचारिक लोग बैठे हैं, राम रमापति जी बैठे हैं, गांधी जी को भी ले लो भाई। गांधी जी स्वदेशी भी कह रहे हैं, गांधी जी आयुर्वेद भी कह रहे हैं, गांधी जी गीता भी पढ़ रहे हैं, गांधी जी खादी भी पहन रहे हैं। सारा काम तो वो है जो आप कहते हो, सारा कुछ है। और वहां पूछ भी नहीं रहा कोई, उनके पास अपने ही 3 फर्जी गांधी बहुत है, तो वह असली उठा लो, उसमें क्या है। अब ये बताइए, जिन्हें ये भाई साहब नकली गांधी कह रहे हैं ना, ज़्यादा पीछे मत जाइए। कुछ साल पहले ही उन्हीं गांधी से मिलने का वक्त ये मांगा करते थे, जब पत्नी को बाद में राजस्थान में एडजस्ट करवाया। कांग्रेस में आना चाहते थे, कांग्रेस के थ्रू राज्यसभा जाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने इनकी बजाय इमरान प्रतापगढ़ी को चुना। और मेरे हिसाब से इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी में इनकी कविताओं से कहीं ज़्यादा दम है। अरे इन पे तो कविताएं चुराने तक के आरोप लगे हैं, दूसरों की कविताएं चुरा कर उनको पढ़ पढ़ तक यहाँ पहुँचे हैं। और अभी हाल ही में, हालांकि मेरा मकसद नहीं है कि इनकी निजी ज़िंदगी पर कोई कटाक्ष करूं, लेकिन जब ये सीमा लांघ सकते हैं तो हम भी इतना तो कह ही सकते हैं कि अभी हाल ही में इनकी बेटी की शादी हुई थी। भाई साहब, जो छोटे छोटे कवि सम्मेलनों में आज से 10 साल पहले तक छोटे छोटे कवि सम्मेलन पढ़ा करते थे, 10-12 साल तक, 10-12 साल में ऐसी क्या तरक्की हो गई कि अपनी बेटी की इतनी लेविश शादी इन्होंने करी, लेविश शादी जिसमें प्रधानमंत्री तक पहुंचे थे। वो खर्चा, वो सजावट, उसी से आप आइडिया लगा लीजिए कि उस शादी पे कितना खर्च हुआ होगा। ऐसा कौन सा गुरु मंत्र इनके हाथ लगा? इनसे बहुत बड़े बड़े कवि हैं इस देश में, उन्हें तो ये गुरु मंत्र नहीं मिला, इन्हें कहाँ से मिला? सोचिए दोस्तों। एक बार मैं बहुत लंबे समय बाद अपने एक कॉलेज टीचर से मिला, इतिहास पढ़ाया करते थे वो। तो यूं ही बात करते करते एक सवाल मेरे एक दोस्त ने उनसे पूछा कि सर ये बताइए, कमज़ोर राजा की सबसे बड़ी निशानी क्या होती है? तो हमारे प्रोफेसर ने कहा कि कमज़ोर राजा की सबसे बड़ी निशानी मैं बताता हूँ आपको। अगर आपको समझना है कि कौन सा राजा कमज़ोर है, तो जिस जगह पर, जिस राज्य में, जिसकी रियासत में आपको सबसे ज़्यादा चापलूस मिले, समझ लो वो राजा सबसे कमज़ोर है। जिस राजा की प्रजा में चापलूसों की संख्या बड़ी हो, समझ लो उस कान का कच्चा है और चापलूसी के सहारे ही खुश होता है, ना कि काम से। आज मैं इसलिए बता रहा हूँ ये बात, इसलिए मुझे याद आई कि चापलूसों की फहरिस्त जितनी इस वक्त इस देश में है, मुझे तो याद नहीं आता। 50 साल मेरी उम्र हो चुकी है, 50 प्लस हो चुका हूँ, 50 से थोड़ा ज़्यादा हो चुका हूँ, और 28-27 साल पत्रकारिता करते हुए हो गई है। मैंने इतनी लंबी फहरिस्त चापलूसों की नहीं देखी। हाँ, राजनीतिक दलों में चापलूस होते हैं, नेताओं के चापलूस होते हैं, उनको टिकट चाहिए होती है, किसी को पद चाहिए होता है, वो होते हैं, लेकिन वो भी पार्टी दफ्तर तक रहा करते थे। पार्टी के बाहर ऐसी चापलूसी मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन आज तो सिर्फ नेता चापलूस नहीं है, आज तो जो ऐसे चापलूस नेताओं की पोल खोलने का, सरकार से सवाल पूछने का, बेशर्मों को शर्मिंदा करने का सवाल या शर्मिंदा करने का काम जिस मीडिया का था, वो चापलूसी में सबसे आगे है। उसके बाद ऐसे सभी लोग
चापलूसी में लगे हैं, जिनको मालूम है कि चापलूसी करेंगे कुछ ना कुछ मिलेगा। क्योंकि इस सरकार में उन सब को कुछ ना कुछ मिला है जिन्होंने किसी न किसी रूप में चापलूसी की हो, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे वो फिल्म मेकर हो, चाहे वो मीडिया पर्सनैलिटीज़ हो, चाहे वो राइटर हों, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, कोई भी हो, जिसने चापलूसी की है उसे कुछ ना कुछ मिला है। अभी बिहार चुनाव में वो मैथिली नाम की लड़की बीजेपी के टिकट पे चुनाव जीती है ना, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब इन चापलूसों की फहरिस्त में एक ऐसा नाम है जो अपने आप को कहता तो आम इंसान है, राम भक्त कहता है, कवि कहता है, लेकिन उसी राम के नाम पर लाखों रुपए राम कथा पढ़ने के लेता है। अपने आप को राम कथा वाचक और तो कभी कवि बताता है। लेकिन मजाल है कि किसी छोटे मोटे संस्थान, इंसान तो छोड़िए, छोटे मोटे इंसान संस्थान की भी औकात नहीं है कि इन भाई साहब को राम कथावाचक के रूप में अपने यहाँ पर बुला ले। लेकिन राज्यसभा या सदन में पहुंचने की लालसा इस शख्स के दिल से कभी नहीं जाती। इस शख्स का नाम है कुमार विश्वास। ये शख्स जब कोई नहीं जानता था, अनजान था, कोई ज़्यादा पहचान नहीं थी, छोटे मोटे कवि सम्मेलनों में कविताएं सुनाया करता था, थोड़ा बहुत वहाँ से मिल जाया करता था, तब इस शख्स को एक रास्ता दिखा, क्यों ना अन्ना हजारे के साथ चिपक कर अन्ना आंदोलन में शामिल हो जाया जाए। क्योंकि मालूम था कि यहाँ से और कुछ मिले ना मिले, मीडिया की कवरेज तो मिलेगी, सुर्खियों में तो आऊँगा। कवि थे तो मंच संचालन का काम मिल गया उस पूरे आंदोलन का। अच्छी तरह से जानते थे कि ये आंदोलन कौन करवा रहा है और किस मकसद से किया जा रहा है और इसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलेगा, अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए जब अरविंद केजरीवाल ने अन्ना को लात मारकर पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करने की बात कही तो ये शख्स तुरंत उनके पीछे खड़ा हो गया, क्योंकि अंदर लालच था ना। लेकिन अरविंद केजरीवाल इससे भी बड़े घाघ निकले। बहुत कोशिशों करने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास को राज्यसभा नहीं भेजा। खटास दिल में रह गई तो अरविंद केजरीवाल से अलग होकर उनके खिलाफ बोलने लगे। फिर कांग्रेस से नज़दीकियां बढ़ाने लगे भाई साहब, इस उम्मीद पर कि शायद कांग्रेस के थ्रू राज्यसभा तक पहुंच पाए। और वो कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन एक कामयाबी इन्होंने हासिल कर दी उस चक्कर में कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तो अपनी पत्नी को राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनवा दिया। अब बताइए, कांग्रेस की सरकार ने इनकी पत्नी को राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बना दिया, वरना बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत बड़े बड़े क्वालिफाइड, उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड लोग थे, लेकिन अशोक गहलोत ने इनकी पत्नी को बनाया, वो कामयाबी हासिल की। लेकिन राज्यसभा पहुंचने की टीस अभी भी थी। अब आलम यह है कि पत्नी पब्लिक सर्विस कमीशन छोड़ चुकी हैं, तो अब आजकल पिछले काफ़ी समय से मोदी भक्ति में लगे हुए इस उम्मीद में कि शायद मोदी जी की किसी दिन कृपा हो, मुझे राज्यसभा भेज दिया जाए। और ये कहानी चली आ रही है। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये कहानी यहीं तक नहीं रुक रही, ये कहानी बहुत बाकी है। मैं चाहता हूँ, और मैं क्या चाहता हूँ, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता खैर, लेकिन इस देश का विपक्ष का हर कार्यकर्ता, विपक्ष को समर्थन देने वाला हर इंसान आज एक चीज़ की डिमांड कर रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का सपोर्टर है, चाहे कांग्रेस का सपोर्टर है, चाहे टीएमसी का सपोर्टर है, चाहे आरजेडी का सपोर्टर है। हर शख्स अपनी अपनी पार्टी से ये चाहता है कि जब भी आप सत्ता में आए, जब भी इस देश की जनता आपको सत्ता सौंपे, तो कुमार विश्वास जैसे लोगों को भूलिएगा नहीं।
रूबिका लियाकत जैसे पत्रकारों को भूलिएगा नहीं, रजत शर्मा जैसे लोगों को भूलिएगा नहीं, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर जैसे सेलिब्रिटीज़ को भूलिएगा नहीं, विवेक अग्निहोत्री और आदित्य धर जैसे फिल्म मेकर्स को भूलिएगा नहीं, परेश रावल जैसे एक्टर्स को भूलिएगा नहीं, और अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक और अपने आप को लेखक लिखने वाले संघियों को भूलिएगा नहीं। क्योंकि आज जो बीजेपी के लोग, बीजेपी के समर्थक खुलेआम जो छाती चौड़ी करके चलते हैं, किसी को भी धमकाते हैं, उसकी एक वजह यह भी है कि मोदी जी ने इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा कि जिन जिन को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं, संघ के कार्यकर्ताओं के दिलों में कुछ वो था, दर्द था, उन सब को निशाने पर लिया और साथ में उसको पब्लिकली सब तक उसका मैसेज पहुंचाया। यही चीज़ इन विपक्षी पार्टियों को करना है कि अपने कार्यकर्ताओं को याद दिलाना है कि बुरे वक्त में आप लोग हमारे साथ खड़े थे, तो अब हमारा वक्त आया है, तो लो, ऐसे लोगों के साथ ऐसा सबक सिखाकर हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ हो तो हमें कोई हरा नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। इसलिए इस कहानी का जारी रहना बहुत ज़रूरी है। ये कहानी सत्ता बदलने के साथ खत्म नहीं होनी चाहिए, ये कहानी सत्ता पलटने के साथ ही बंद नहीं हो जानी चाहिए। ये कहानी का जिक्र तब तक होते रहना चाहिए जब तक कुमार विश्वास जैसे लोगों को उन्हीं की दवाई का असर ना दिख जाए, तब तक ये कहानी जारी रहनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। नमस्कार।